हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। सो गाइस, मैंने आप लोगों के साथ यूपीएससी सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जीएस 1, 2, 3, 4। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएस 4 के साथ। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 के अंदर, यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था मेंस के अंदर। उससे पहले जीएस 1, 2, 3 ही होते थे। ये पेपर इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि एथिक्स को चेक करने के लिए कि व्हाट आर द वर्क कल्चर, व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट टू फॉलो सम प्रोफेशन, इसलिए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये सब्जेक्ट मोर ओवर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल इसमें है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू और करंट अफेयर्स के थ्रू और केस स्टडीज़ के थ्रू हम देखेंगे। कोई भी टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि हाउ टू पुट एग्जाम्पल्स इन सर्टेन कीवर्ड, सर्टेन नोट और सर्टेन शॉर्ट नोट। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा हम आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सिलेबस, और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उसके साथ क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं, किस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, हमें उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1। यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 4 स्ट्रैटेजी, सिलेबस एंड स्ट्रक्चर। Now, ethics, integrity and aptitude. This is the topic and we will discuss about it. First of all, what topics we are going to cover and how we are going to cover, वो मैं आपको simultaneously explain करूँगी. Now, topics to be covered. This paper will include questions to the test the candidate's attitude and approach to issue relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society. तो इसके अंदर हम मोस्टली ये देखेंगे कि उसकी इंटेग्रिटी क्या है, एटीट्यूड एंड अप्रोच। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एज ए एस्पिरेंट हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे, हाउ विल यू एड्रेस एज एन इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट या इंडिविजुअल ऑफिसर, किस तरीके से आपका किसी भी इशू को लेके क्या एटीट्यूड होता है, क्या अप्रोच होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की कोई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके अंदर आपका क्या एटीट्यूड होता है, आपकी क्या अप्रोच होती है, क्या आपके उसके अंदर रिफॉर्म्स होते हैं जो आप करना चाहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें यहाँ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो हमेशा ये बोला गया है कि बिहेवियरल चेंजेस, एटीट्यूड चेंज होगा तभी आप किसी स्कीम को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। गवर्नमेंट कितने भी रिफॉर्म कर दे, बट वी नीड टू अडॉप्ट द एटीट्यूडनल चेंजेस। रोड एक्सीडेंट, रोड रेजेस होते हैं, एटीट्यूडनल चेंजेस है कि वहाँ पे हेलमेट पहनना चाहिए। हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये हम किस तरीके से कोई भी इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होता है तो हम उनको किस तरीके से डील करते हैं, दैट वी विल डिस्कस। क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केस स्टडीज हम यूज़ कर सकते हैं आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। वी कैन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिक्स, एग्जाम्पल्स, स्टेटमेंट्स, किसी भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए, सो डैट वी विल मूव फॉरवर्ड। Now, main topics. What are the main topics? The main topics are ethics and human interface. इसके अंदर ये एक टॉपिक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एसेंस, determinants and consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी एथिक्स के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और किसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एक्शंस, या फिर एथिक्स के क्या क्या डिमेंशंस होते हैं, एथिक्स क्या होता है, हम सबसे पहले तो वो देखेंगे। ओके और उसके बाद प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स के अंदर एथिक्स का क्या रोल है वो हम देखेंगे। सो दिस मेक्स इट सिंगल टॉपिक, वन टॉपिक। ओके नाउ
सेकेंड टॉपिक ह्यूमन वैल्यूज़, व्हाट आर द वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, और लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, हमें क्या क्या लेसन्स मिलता है इन लोगों से, एडमिनिस्ट्रेटर से, लीडर्स से, रिफॉर्मर्स से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, फैमिली हो गई, स्कूल हो गई, हमारी अपब्रिंगिंग हो गई, फ्रेंड्स हो गए, वो हमारा किस तरीके से रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वो हमारे किस तरीके से वैल्यू को एसोसिएट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, दैट वी विल डिस्कस अबाउट। नाउ एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम पहले कंटेंट देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एटीट्यूड के क्या फंक्शंस है, इसका इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप विद थॉट एंड बिहेवियर क्या होता है, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स देखेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन देखेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के लिए एप्टीट्यूड का हमने अब पहले एटीट्यूड की बात की, नाउ सॉरी दिस इज अ एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्विस के लिए क्या है, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। सो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस करती हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आपको किसी का चीज़ का सिलेबस के बारे में पता हो तो आप आसानी से देख सकते हो कि कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंकलकेट करने के लिए, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। ये टॉपिक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली पता होगी कि आप उस न्यूज़ को पेपर के किस जीएस के अंदर इंकलकेट कर सकते हैं, किसके अंदर डाल सकते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उसको डाल सकते हो बिहेवियरल एस्पेक्ट में, ह्यूमन वैल्यूज़ में, या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में जो टॉपिक्स आते हैं उनके अंदर आप डाल सकते हो। आप चाहो तो उनको एटीट्यूडनल चेंजेस के अंदर भी आप डाल सकते हो कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है इंकलकेटिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो ये चीज़ जो है वो आपको हेल्प करेगी। सिलेबस मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि जब भी आप पढ़ने लगो, प्रिपरेशन करने लगो, सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर अपने डेस्कटॉप पे उसको एटलीस्ट दिन में 1-2 बार देख लिया कीजिए। GS1 अच्छा ये है, GS2 याद नहीं करिए, बट आप जैसे जैसे देखेंगे ना, विद द टाइम, बाय द टाइम आपको धीरे धीरे वो याद भी हो जाएगा और आपको ये भी समझ आने लगेगा कि कौन सा टॉपिक हमें किसके अंदर इंकलकेट करना है। ओके, नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के अंदर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम इस तरीके से बात करेंगे। Now, contribution of moral thinkers and philosophers from India and the world. This topic is important क्योंकि हमारे जितने भी फिलोसफर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं, लाइक महात्मा गांधी हो गए, भगवान महावीर हो गया, लॉर्ड बुद्धा हो गए, रूजो हो गया, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, तो ये सब बातें, उनके आइडियोलॉजीज़ क्या थी, वो आज प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी एग्जाम्पल्स चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, उनकी टीचिंग आज एट प्रेजेंट किस तरीके से काम आ रही है। जैसे कि लॉर्ड महावीरा ने दिया था जियो एंड जीने दो, नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट, हाउ महात्मा गांधी अडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट, एंड आज के प्रेजेंट सिचुएशन में वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी हैं उनमें हमारे आज प्रेजेंट एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, गवर्नेंस को लेके, इसके अंदर मॉरल थिंकर्स का क्या रोल है। आज हमारे जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो चल रही हैं, या हमारे सिस्टम के अंदर पैट्रियार्की जो चल रही है, या सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में किसने क्या बोला, रूल ऑफ लॉ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन थिंकर्स के क्या क्या व्यू हैं, हम उसको लिंक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव से।
नाउ पार्ट 6 पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्विस और पब्लिक सर्विस की क्या वैल्यू होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स कि क्या स्टेटस है और क्या प्रॉब्लम्स है। एथिकल कंसर्न्स क्या है, डिलेमा क्या है इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन द गवर्नेंस, ethical issues in international relations and funding and corporate governance. This is very important क्योंकि जब से कंपनी एक्ट लगा है, उसके प्रोविजंस लगे हैं एंड इंडिया के अंदर स्टार्टअप ग्रोइंग हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नेंस के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है या उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो इस तरीके से हम अगर चीज़ों को, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट ये जो टॉपिक्स है ये आपकी GS2 गवर्नेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्लब करके GS2 गवर्नेंस को और इन टॉपिक्स को अगर क्लब करके अगर आप पढ़ाओगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आंसर राइटिंग के अंदर। ओके Now, probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, codes of ethics, codes of conduct, citizen charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, and challenge of corporation, challenges of corruption. I'm sorry. सो प्रॉपर्टी हम गवर्नेंस देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पब्लिक सर्विस होता क्या है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स है। देन वी विल डिस्कस अबाउट फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस कि गवर्नेंस की क्या फिलोसफी है। देन व्हाट इज़ अ ई गवर्नेंस, आपने सुना होगा दैट यू हैव मस्ट हैव लिसन गुड गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन राइट टू इंफॉर्मेशन कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है। देन कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से काम करता है, कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स एट वर्क प्लेस, कोड ऑफ एथिक्स एट वर्क प्लेस। देन कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर आप चाहे तो कोई गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो। सिटीजन चार्टर्स क्या होता है, इसके एम क्या है, इसके पॉजिटिव चीज़ें क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसका सल्यूशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देन वर्क कल्चर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी की क्या क्वालिटी होती है, दैट वी विल डिस्कस। देन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड का किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है वो करेंगे। देन चैलेंजेस ऑफ करप्शन कि करप्शन के क्या क्या चैलेंजेस है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं एंड उसके क्या क्या सोल्यूशन है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट पार्ट वुड बी केस स्टडीज ऑन द अबव इशू। ये हमने अब तक जो कवर किया, पेपर जो होता है वो 2 सेक्शन में आता है, 2 पार्ट्स में आता है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन B। सो हमने अभी तक सेक्शन A कवर किया है, तो इन टॉपिक पे जितनी भी केस स्टडीज बनती है वो हम कवर करेंगे सेक्शन B के अंदर। नाउ अब किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, आई हैव नोटेड डाउन सम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसके लिए एस्पिरेंट शुड लर्न हाउ यू इंकलकेट इट। आप इनको एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को अपने आंसर्स के अंदर या अपनी रियल लाइफ के अंदर किस तरीके से इंकलकेट करते हो, अगर आपको ये पता होगा तभी आप उनको आंसर राइटिंग में ठीक से एक्सप्रेस कर पाओगे। देन हाउ यू डील विद द सोसाइटी, हाउ डू यू सी वेदर द एक्शन इज एथिकल और नॉट। आप किस तरीके से सी, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो है ये इसका आंसर कभी भी 2 एस्पिरेंट्स का या जितने भी एस्पिरेंट्स मेंस लिख रहे हैं उनका आंसर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। आपका व्यू ऑफ, आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से कोई भी एक्शन अगर हम ले रहे हैं तो हम उसको देख पा रहे हैं कि वो एथिकल है कि नहीं या वो राइट है कि नहीं। तो इस तरीके से आगे हम प्रोसीड करेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट यू फॉलो टू इंश्योर दैट द एक्शन इज एथिकल और नॉट, या कौन कौन से प्रिंसिपल है जो कि हम फॉलो करेंगे कि हमने कोई भी एक्शन लिया है वो सही है कि नहीं है। वो हमारे फिर से अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि
कि आपका हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अगर डिमोनेटाइजेशन किया है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा इसके अंदर, और मैंने अगर इसको दूसरे थॉट प्रोसेस से देखा है तो मैंने देखा होगा कि नहीं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। Then human values. Aspirants should focus on how do you acquire the values, and majority of people acquire value when they read about the personality of a importance like freedom fighters. तो इसके अंदर हम ह्यूमन वैल्यूज़ वो देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड बुद्धा है, उन्होंने क्या क्या वैल्यूज़ दी, और या फिर भगत सिंह हो गए, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, तो इन लोगों ने क्या क्या वैल्यूज़ दी है, उन वैल्यूज़ को हम रियल में किस तरीके से इंकलकेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर। देन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें लिखा है मैंने कि आप चाहो तो यू कैन फॉलो सम काइंड ऑफ बुक्स, जैसे कि कुछ अच्छी अच्छी बुक्स होती है जिनको आप पढ़ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ कभी कभी बुक्स डिस्कस कर लूँगी। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लीव कर सकते हो, या आप मैसेज भी कर सकते हो। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे माई एकेडमी डाउनलोड कीजिए, उस ऐप के अंदर भी आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्या डाउट्स है आप बुक्स के बारे में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड। सो आप बुक्स पढ़ सकते हो, उन बुक्स के अंदर जो भी ह्यूमन थिंकर्स हैं या फिर पर्सनालिटीज़ हैं या फिलोसफर्स हैं उनके बारे में लिखा होगा, तो आप उनकी वैल्यूज़ को इनके अंदर इंकलकेट कर सकते हो। देन एटीट्यूड, कि एटीट्यूड मतलब कैंडिडेट शुड फोकस ऑन एटीट्यूड, एटीट्यूड पे फोकस करना चाहिए। लाइक कंटेंट बताओ, उनका स्ट्रक्चर बताओ, उनका फंक्शंस क्या होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, एंड इनका रिलेशन विद थॉट पार्ट बिहेवियर पार्ट ऑफ पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ केस स्टडीज़। ये एटीट्यूड्स हम जो हैं वो केस स्टडीज़ के अंदर ठीक से डिस्कस करेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी केस दे रखा है, उसके अंदर हर किसी का एटीट्यूड क्या है, किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स लेट से 3-4 लोग हैं, तो उसके अंदर किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, किसी का एनालिसिस अच्छा है, कोई रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, बट किसी का एटीट्यूड है कि कोई एम्पैथी नहीं फॉलो करता है। सो ऑल दीज टर्म्स जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा आप रिलेट कर पाओगे प्रेजेंट एग्जाम्पल से, या फिर अपनी कोई रियल टाइम लाइफ एग्जाम्पल से, या आप जो भी एज अ पर्सनैलिटी हो उससे रिलेट कर पाओगे। नाउ एप्टीट्यूड में भी यही हम करेंगे कि हमारा कीवर्ड हम समझेंगे क्या है, देन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे क्या है, एंड करंट अगर एग्जांपल अगर हमने यूज़ किया तो उसके थ्रू देखेंगे कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस कीवर्ड को कैसे कैसे आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम छोटे छोटे कीवर्ड्स पढ़ेंगे, वो कीवर्ड्स आप चाहो तो गूगल पे भी मिल सकते हैं, आप चाहो तो उस तरीके से पढ़ सकते हो, चाहो तो कोई बुक रेफ़र कर सकते हो, और चाहो तो उसमें से कुछ बुक रेफ़र के अंदर कोई थिंकर्स हो गए, उन्होंने कोई स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट को डिकोड करके आप आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वन हैज़ टू फॉलो द 3 प्रोसीजर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपके इमोशंस क्या होते हैं, हाउ यू परसीव देम, देन अंडरस्टैंड करो इमोशंस ऑफ अदर्स, कि आप दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में सक्षम हो कि नहीं हो, केपेबल हो कि नहीं हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम इस केस को जेन्युइनली सॉल्व करेंगे, कोई भी केस स्टडी होगी या फिर नॉर्मल कोई सिचुएशन होगी, और फिर उनके एग्जाम्पल्स देंगे। तो इन कीवर्ड्स का यूज़ हम थ्रू आउट द केस स्टडीज़, थ्रू आउट द सेक्शन ए हम यूज़ करेंगे। नाउ एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसको GS2 के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एथिक्स का पेपर सिर्फ GS4 तक लिमिटेड नहीं है, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आप इसको GS2, GS3 के अंदर पॉसिबल तरीके से यूज़ कर सकते हो। गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, IR हो गया, इसके अंदर आप अच्छे से इन टॉपिक्स का अगर इस्तेमाल करोगे कीवर्ड समझने के बाद, तो आपका आंसर काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आएगा। तो एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेपाल अर्थक्वेक, कि इसने किस तरीके से, अभी जैसे कि टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया है, तो टर्की के अर्थक्वेक के अंदर हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी, हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं, रोल ऑफ फंडिंग, रोल ऑफ NGO या रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो GS4 के अंदर ही आएगा।
नाउ अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो हम देखेंगे कि जैसे पूछा गया था, डिफरेंशिएट, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग लॉ एंड एथिक्स। लॉ और एथिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है? देन एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, एथिक को मैनेज करना एंड एथिक्स का मैनेजमेंट करना, बोथ आर डिफरेंट टर्म, लेकिन पीपल गेट कन्फ्यूज, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इन टर्म्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। देन डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, देन पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इनके बीच में किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर। नाउ इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछते हैं। वी कैन ईजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, द रियल ट्रेजेडी ऑफ द लाइफ इज़ व्हेन मैन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल ये बचाना चाहता है कि जैसे कि कोई भी स्टेट है अगर, या फिर मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे कि कोई भी बच्चा है अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या इनोसेंस में या अनजाने में, या उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो उसको माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। इग्नोरेंस है अफ्रेड ऑफ द डार्क का मतलब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एक मैन, द रियल ट्रेजेडी लाइफ की तब होती है जब एक इंसान एजुकेटेड है, वेल अर्न है, वेल एस्टैब्लिश है सोसाइटी के अंदर, लेकिन बड़ा होने के बाद, नॉलेज होने के बावजूद भी अगर वो इस डार्क ऑफ ट्रेजेडी ऑफ डार्क में जाता है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। रियल ट्रेजेडी लाइफ की तभी होती है। सोशल वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इकोनॉमिक वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ मोर इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक वैल्यू से। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपकी सोसाइटी में किस तरीके से पहचान है, आप सोसाइटी में किस तरीके से काम कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़, ये लोग गवर्नेंस का पार्ट होते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, बट दे डोंट हैव मच मनी, ओके। सो इसमें यहाँ पे सोशल प्रेस्टीज, अगर आपको बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, आप आई एम श्योर आप प्रिपेयर करे होंगे, आप यही बोलते होंगे कि वाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस, क्योंकि आपको एक सोशल प्रेस्टीज चाहिए, सोशल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, विच इज़ मोर देन वैल्यू देन द इकोनॉमिक वैल्यूज़। लोग बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने के बाद भी वाई दे ओपन स्कूल्स, वाई दे गो फॉर द सोशल सर्विस। तो ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, टू वर्क इन अ डिफरेंट डिमेंशंस। सो फिलैंथ्रोपिस्ट भी इनके अंदर आ सकते हैं, तो आप चाहो तो उनका एग्जांपल्स ले सकते हो। ये क्वेश्चंस जो है वो देखिए, डिस्कस द अबव स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ अ नेशन। इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ अ नेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका एक्सप्लेन करना है। नाउ दिस क्वेश्चंस, सम रिसेंट डेवलपमेंट सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीआई। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये GS2 में भी आता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से इसके फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़ लो और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। तो यू शुड नो व्हाट इज आरटीआई। मीडिया एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस पॉइंट्स, दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर प्रोवाइडिंग हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट द greater transparency and accountability in the functioning of the government. However, it is also being observed that at times the mechanisms are misused. Another negative effect is officers are now afraid to take prompt decisions. ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट को समझना है। सबसे पहले आरटीआई के बारे में पॉजिटिव बताना है, उसके फंक्शंस के बारे में बताना है, लेकिन ये भी देखा गया था कि आरटीआई की मैकेनिज्म मिसयूज़ की गई हैं। तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आरटीआई के अगेंस्ट आए थे कि वैकेंसी फिल नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको चैलेंजेस में बताना है एंड देन लास्ट में उनका सोल्यूशन बताना है आपको। Now, every work has got to pass through the hundreds of difficulty before succeeding. Those that preserve will see the light sooner or later. स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड आपको उनको डिकोड करना होता है। आप उनको डिकोड करोगे तो आपको समझ आएगा कि इनका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ओके तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जैसे कोई भी सक्सेस आती है उससे पहले हमें 100 ऑफ डिफ़िकल्टीज फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन जो प्रिजर्वेरेंस रखता है वो उनकी जीत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अरे मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा था इसलिए गेट खोला। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर आप देखिए, आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कंसिस्टेंट स्टडीज़, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, डेली रूटीन फॉलो करना, सैक्रिफाइस करना। जैसे आपके कुछ देखेंगे जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दे एन्जॉइंग इन द मैरिजेस, फॉरेन टूर कर रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग एट लाइफ स्टाइल एट इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आप इन सब पे टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू कवर द सिलेबस। आपको स्टडी करनी है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि डिफ़िकल्टी सक्सीड तभी मिलती है जब आप बहुत सारे 100 ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हो। तो जिसमें परसिवरेंस होता है, दोज दैट परसिवरेंस विल सी द लाइट सूनर और लेटर। इट मीन्स कि जिनका पेशेंस है, परसिवरेंस मतलब टॉलरेंस, पेशेंस, continue to work in their capacity. So अगर जिसमें वो होता है perseverance, they will able to सक्सेस लेटर, चाहे वो उनको थोड़ा देर से ही आए लेकिन वो उनको मिलेगी। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप एग्जाम्पल्स इनका कर सकते हो, जैसे कि बहुत टाइम तक मलाला यूसुफ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। काफ़ी टाइम तक उन्होंने फाइट किया था फॉर वुमेन राइट्स एंड वुमेन गर्ल्स एजुकेशन इन अफगानिस्तान, बट शी कुड नॉट डू दैट। नाउ उनके एफर्ट्स की वजह से अब धीरे धीरे कंडीशंस इंक्रीज हो रही है। सो धीरे धीरे आप काफ़ी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वो आपके आंसर के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे। थैंक यू। यही एथिक्स के अंदर मोर ओवर इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। डेली बस आप अगर थोड़ा भी पढ़ लोगे, थोड़े टॉपिक्स भी जैसे कीवर्ड्स उनके बारे में डिस्कस कर लोगे, तो आप इजीली उनका एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि एथिक्स के अंदर अगर आप एथिक्स करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एसे रेडी हो जाता है, क्योंकि एसे के अंदर भी इसी तरीके के टॉपिक दे दिए जाते हैं, स्टेटमेंट। उनको आपको डिकोड करना होता है उन स्टेटमेंट को और उन कोटेशन को, और उनका लिखना होता है, उनको लिंक करना होता है प्रेजेंट से, पास्ट से, हिस्टोरिकल रेस्पेक्ट देके। ये सब चीज़ें उनको लिंक करके आप एक पूरा मर्ज करके एक एसे बनाते हो। सिमिलरली एथिक्स के अंदर भी, बट इतना ज़रूर है कि एसे जो होता है 1000-1500 वर्ड्स का आता है। इनको हमें आंसर समराइज करना होता है इधर इन 150 वर्ड्स और 200 और 250 वर्ड्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है, धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करने हैं। डेली लाइफ में जो भी आपको एग्जांपल लिखते हैं, मिलते हैं, आप उनको इन कीवर्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार इंटरव्यू के अंदर भी आपको सिचुएशन दे दी जाती है और इसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है, जो कि आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ा है। उसके बाद आपको लर्निंग एस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली अगर आप किसी के आंसर लिखोगे और उसके अंदर GS4 के एस्पेक्ट भी अगर डालते हो तो वो आपके आंसर को बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन देता है, अच्छा इन्हांस करता है, ठीक है। सो अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं। कीप राइटिंग एंड प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन मेंशन इट इन द बिलो द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।